नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर की। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है? डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक एलिमेंट के अंदर किसी स्पेसिफिक नेस्टेड एलिमेंट को स्टाइल देनी हो। ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करते हैं और इनके अंदर क्या यूज़ होता है? एक स्पेस यूज़ होता है। इसका एक एग्जांपल से देखते हैं हम कैसे काम करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम अपना पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। फिर उस पेरेंट के अंदर जो उसका क्या है? चाइल्ड है, फिर उसको लिखते हैं और फिर उसके बाद अपनी हम प्रॉपर्टी और उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है। समझ आ गया? डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर जो भी उसके चाइल्ड एलिमेंट है उन सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होएगी, जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। तो सपोज करो जो मेरे HTML है, जो मेरी फाइल है उसके अंदर काफ़ी सारी डिव है, ठीक है। और इस डिव के अंदर ना एक पैराग्राफ है जिनको मैंने टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिव, उसके बाद डिव के अंदर क्या है? पैराग्राफ को मैंने टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने पी लिख दिया और यहाँ ध्यान रखना सिंटैक्स के बीच में रहेगी। जब भी हम पेरेंट एलिमेंट को लिखेंगे उसके बाद हल्का सा स्पेस दे के अपने चाइल्ड एलिमेंट को लिखना है। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद लिख देते हैं हम कलर के बाद लिखते हैं हम ब्लू कलर। ओके, और फिर यहाँ पर बंद। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे HTML कंटेंट के अंदर जितने भी डिव होंगे और उन डिव के अंदर क्या जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब का कलर इस ब्लू में बदल जाएगा। ओके, उन सब का कलर इस ब्लू कलर के अंदर बदल जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर ऐसे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा डिव टैग है, ठीक है। अब डिव के अंदर मैंने पी टैग लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा टेक्स्ट है, ठीक है। और इसको यहाँ को बंद कर देते हैं, ठीक है। और सपोज करो ये मेरा फर्स्ट डिव है और ये इसके बाद हम यहाँ पर एक सेकंड डिव भी ले सकते हैं, ठीक है, और फिर थर्ड भी डिव। तो इन तीनों डिव के अंदर जितने भी मेरे क्या होंगे? पैराग्राफ टैग होंगे, इसका सबका कलर इस ब्लू के अंदर बदल जाएगा। ओके, तो इसका एक बारी एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को समझ लेते हैं, उसके बाद अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव है, डिव के अंदर H2 और पैराग्राफ है। ओके, दो डिव आ गए यहाँ पर और एक जो मेरा पैराग्राफ है वो आउटसाइड द डिव है। तो यहाँ पर H2 भी डिव का क्या है? चाइल्ड है और पैराग्राफ भी डिव का चाइल्ड है। और ये दोनों किसके चाइल्ड है? इस डिव पेरेंट के। और डिव जो हमारा है वो पेरेंट है किनका? इन दोनों का, H2 का भी और पैराग्राफ का भी। तो अब यहाँ पर कोड लिखते हैं डिव, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है, मतलब कि जो डिव वो क्या है? पेरेंट है और पेरेंट के जितने भी चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड हमारे पास क्या है? पैराग्राफ। तो उनका जो कलर है रेड कर दो। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर हम फैमिली लिख सकते हैं, फॉन्ट फैमिली कोई सी भी दे दो। ओके, तो यहाँ मैंने रैंडम सा टेक्स्ट लिखवा लिया, प्रॉपर्टी दे दी। ओके, तो अब मेरा क्या कलर वो चेंज हो गया। सिर्फ उन्हीं का कलर चेंज हुआ है जो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ थे। ओके, जो अपने पेरेंट के चाइल्ड बने हुए थे। तो यहाँ पर क्या पैराग्राफ किसका चाइल्ड है? अपने डिव पेरेंट का। ओके, तो यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड के अंदर, क्या हम H2 को नहीं लिख सकते साथ के साथ? अगर हम अपने कोड को कुछ ऐसे लिखेंगे कि H2, तो मेरे पास क्या होगा कि सारा कोड जो वो मतलब कि एक एरर आ जाएगा। ओके, क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हम चाइल्ड बना रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पर क्या है? सिर्फ एक ही चाइल्ड बन सकता है। हमने बात में क्या करी थी कि चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर तो कोई समझ नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर एक चीज हो सकती है, ये प्रॉपर्टी है जो वो वैलिड हो सकती है। कैसे हो सकती है? ग्रुपिंग सिलेक्टर से। अगर मैं इसके अंदर कोमा और यहाँ भी कोमा लगा दूं तो काम हो सकता है। बट हम क्या सीख रहे हैं? डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं यहाँ से पी टैग हटा दूंगा तो मेरे H2 का कलर सिंपली चेंज हो जाएगा। अगर मैं पी टैग मल्टीपल चाइल्ड की बात करता हूँ तो वहां पर थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, इसको भी हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं कुछ आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो अभी के लिए डिसेंडेंट सिलेक्टर आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइल्ड सिलेक्टर की। चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ तब होता है जब हमें सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट को स्टाइल देना हो, ना कि नेस्टेड या अंदर के और एलिमेंट्स को स्टाइल देना हो। ये क्या काम करते हैं? ये पेरेंट से चाइल्ड सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। ओके,
मतलब कि पेरेंट के अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड बन रहा है उसका यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं और सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं कि हमारे पास आता है पहले पेरेंट, ठीक है, फिर उसके बाद ये सिंटैक्स, ये जरूर लगाना है हमने, ये एंगल, उसके बाद चाइल्ड, और फिर हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की। ओके, तो ये क्या है, ये हमारा सिंटैक्स है। किसका सिंटैक्स है? इस चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायरेक्ट चाइल्ड ओनली, मतलब कि इस पेरेंट के अंदर जो डायरेक्ट एलिमेंट है, अगर हमें किसी डायरेक्ट एलिमेंट को टारगेट करना हो तो हम इस एंगल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यही बताता है कि डायरेक्ट एलिमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा डिव है, ये क्या है? एक पेरेंट है। डिव के अंदर जितने भी डायरेक्ट, मतलब कि जो डायरेक्ट पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ओके, सिर्फ उन्हीं का कलर क्या होगा? रेड। ओके, बाकी किसी का नहीं रेड होगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो इस कोड को समझने से पहले हम एक बारी बात करते हैं अपने पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन, जो कि हम समझ चुके हैं। पेरेंट मेरा क्या है? ये डिव मेरा क्या है? एक पेरेंट है, और जो ये चाइल्ड है, ये कौन सा है? ये इसका चाइल्ड है। समझ आ गया? तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ इस वाले पी का पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, ठीक है, और जो ये मेरा सेक्शन टैग के अंदर पैराग्राफ है ना, इसका कलर चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं चेंज होगा? अभी हमने एक बात करी है कि ये डायरेक्ट पेरेंट्स के अंदर जितने भी डायरेक्ट एलिमेंट है उनको टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस डिव के बाद डायरेक्ट कौन सा है? ये पैराग्राफ, इसीलिए सिर्फ इसी पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, ना कि इस सेक्शन के अंदर। देखो यहाँ पर ये पेरेंट का हो गया डिव, ठीक है, डिव के बाद चाइल्ड कौन सा? डायरेक्ट, ये मेरा पैराग्राफ। अब जो ये वाला पैराग्राफ है, ये तो इसका चाइल्ड बन गया ना, इस सेक्शन का। अब इसका पेरेंट कौन सा है? ये सेक्शन है। ओके, और जो ये वाला पैराग्राफ है, इसका तो पेरेंट यही है ना, डिव। अब इसका पेरेंट ये सेक्शन है। तो क्या होगा? सिर्फ जो डिव के बाद लिखा गया है डायरेक्ट में, सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा। चाहे यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हो, H1 लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, सिर्फ उसी पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो हमने प्रॉपर्टी दी होगी। यहाँ पर इसका पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब एक बारी एग्जांपल्स करके देखते हैं इसका। मेरे पास क्या है? यहाँ पर एक डिव टैग है, ठीक है, उसके बाद एक H2, चाहे कि अभी हम H2 को हटा सकते हैं यहाँ से, अभी इसका कोई काम नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है? एक डिव है, डिव के अंदर पैराग्राफ, फिर उस डिव के अंदर एक सेक्शन टैग है, एंड सेक्शन के अंदर भी एक पैराग्राफ है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर कोड लिखते हैं अपना डिव, जो ये हमारा डिव क्या है? पेरेंट। इस पेरेंट डिव के अंदर जितने भी डायरेक्ट पैराग्राफ चाइल्ड बन रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का कलर क्या कर दो? रेड कर दो। एंड फॉन्ट फैमिली कर दो उसकी, फॉन्ट फैमिली कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो इसका आउटपुट चेक करते हैं अभी। तो इसका आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा था कि जो डायरेक्ट पी टैग है, जो डायरेक्ट अपने पेरेंट के चाइल्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ पी वाला बन रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ बन रहा है, जो कि डायरेक्ट है, चाइल्ड है किसका? अपने डिव का। अब इस पैराग्राफ के ऊपर क्यों नहीं प्रॉपर्टी अप्लाई? क्योंकि जो ये पैराग्राफ है, ये किसका चाइल्ड है? इस सेक्शन टैग का चाइल्ड है। ओके, ये जो पैराग्राफ है, ये डिव का टैग नहीं, और डिव का चाइल्ड नहीं है, ये किसका चाइल्ड है? अपने सेक्शन टैग का। हमने क्या बात बोली थी स्टार्टिंग के अंदर? अगर हम इस ये वाला एंगल का मतलब क्या होता है? इस एंगल का मतलब कि डायरेक्ट डायरेक्ट जाना। ओके, तो अब डिव के अंदर जो डायरेक्ट पैराग्राफ लग रहा है, कौन सा है? ये तो वही है ना, फर्स्ट है। ओके, और जो ये पैराग्राफ है, ये तो इस सेक्शन टैग के अंदर है, तो ये चाइल्ड किसका बन गया? इस सेक्शन टैग का चाइल्ड बन गया। ओके, तो अगर मैं इसको, इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूं, अगर मैं इस सेक्शन टैग के बाद लिख देता हूं, अगर मैं इस सेक्शन टैग के बाहर लिख देता हूं और यहां पर भी लिख देता हूं, तो क्या कलर मेरा इस पैराग्राफ के ऊपर भी कलर चेंज आएगा? क्या इस पैराग्राफ के ऊपर भी कलर चेंज आएगा? इसको चेक करते हैं एक बारी। तो आंसर है हाँ, आएगा। क्यों आया कलर चेंज? कलर चेंज इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या बोला, जो डायरेक्ट पैराग्राफ, जो डायरेक्ट अपने पेरेंट के चाइल्ड बन रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको अभी के लिए साइड करते हैं, तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये भी इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। ओके, समझ आ गया? बट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये क्या है?
ये अपने सेक्शन टैग का चाइल्ड है डायरेक्ट। यहाँ पर सिर्फ ये वाला पी जाएगा और एक ये वाला पैराग्राफ टैग जाएगा। ओके, तो समझ आ गया यहाँ पर कि चाइल्ड सेलेक्टर क्या काम करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर अगर इस चीज को मैंने टारगेट करना है इस वाले पैराग्राफ को, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेक्शन। तो अब मेरा कलर जो आउटपुट होगा वो सिर्फ इन वाले के ऊपर अप्लाई होगा, इसका कलर चेंज होगा। चेक करते हैं, देखा, सिर्फ इन्हीं का कलर जो पैराग्राफ सेक्शन टैग के अंदर था सिर्फ उन्हीं का कलर चेंज हुआ है। ओके, समझ आ गया। सेक्शन टैग का चाइल्ड कौन सा है, ये वाला चाइल्ड है, और डिव का चाइल्ड ये भी डिव का चाइल्ड है, और ये वाला पैराग्राफ भी डिव का चाइल्ड है, क्योंकि ये सेक्शन टैग से बाहर है, ये किसी टैग के अंदर नहीं लिखे हुए, ये डिव के अंदर माने जाएंगे। बेशक हम पैराग्राफ सेक्शन के बाद लिख रहे हैं, हम मतलब कि किसी टैग के खत्म होने के बाद बेशक लिख रहे हैं, बट ये माने जाएंगे किसके चाइल्ड, इस डिव के चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिबलिंग सेलेक्टर की। सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब क्या होता है, सेम पेरेंट्स के अंदर वाले एलिमेंट्स, मतलब कि सेम पेरेंट्स के अंदर वाले एलिमेंट्स को हम सिबलिंग सेलेक्टर कहते हैं। हमारे पास दो तरह के सिबलिंग सेलेक्टर होते हैं, फर्स्ट इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड सेकंड इज जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। और इनके अंदर यूज होता है एक प्लस सिंबल्स एंड जनरल के अंदर यूज होता है टिल्ड सिंबल्स। ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब क्या है, जो एलिमेंट तुरंत बाद में आते हैं, मतलब कि डायरेक्ट नेक्स्ट सिबलिंग उसको टारगेट करता है। फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर मेरे पास ये H1 टैग है, ओके, इस H1 टैग के बाद मैंने कुछ यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट लिखा है H1 के अंदर। ओके, इस H1 टैग के बाद जो भी कुछ भी टैग लिखा था, फॉर एग्जांपल्स के लिए मेरे पास लिखा हुआ है P टैग, ठीक है, तो मेरा ये कौन सा टैग बन गया, सिबलिंग सेलेक्टर। ओके, तो अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको एक बार एग्जांपल्स करके देखते हैं। सबसे पहले हम एडजेसेंट सिबलिंग का एग्जांपल करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है, एलिमेंट फर्स्ट प्लस एलिमेंट 2, फिर उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है। ओके, तो ये क्या हो गया इसका सिंटैक्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 प्लस P। ओके, और इनका जो कलर है क्या कर दो, ब्लू। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल्स के लिए ये मेरे पास H1 है, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी राइटिंग का इतना इशू नहीं है, तो समझ जाना, ठीक है। और इस H1 के डायरेक्ट बाद मेरे पास एक ये P टैग है एंड एक ये P टैग है। ओके, तो यहाँ पर कलर किसका चेंज होगा, यहाँ पर हमने कोड के अंदर क्या लिखा है कि जितने भी क्या H1 के बाद जो P टैग है सिर्फ उनका कलर ब्लू कर दो। तो यहाँ पर अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों का कलर ब्लू होगा, तो यू आर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है जब हम H1 प्लस P के बाद कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, अगर हम एडजेसेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं प्लस आइकन का, तो सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा जो H1 के बाद सिर्फ डायरेक्ट P आ रहा है। तो यहाँ पर H1 के बाद एक ही पैराग्राफ लगेगा जिसका कलर ब्लू होगा, तो इस वाले पैराग्राफ का कलर सिर्फ ब्लू होगा, इसका कलर ब्लू नहीं होगा। क्यों नहीं ब्लू होगा, हमने अभी भी क्या पढ़ा है कि जो ये एडजेसेंट सेलेक्टर है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है, सिर्फ वो क्या काम करता है, वो पेरेंट के बाद जो नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है, मतलब कि जो नेक्स्ट चाइल्ड आ रहा है, सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा, चाहे उसके बाद हमने कितने ही पैराग्राफ सेम लिखे हुए। जैसे कि हमारा फर्स्ट इज H1, ठीक है, फिर H1 के बाद हमने P लिख दिया, एक और P लिख दिया, तो सिर्फ फर्स्ट वाले P का कलर चेंज होएगा, इसका कलर चेंज नहीं होएगा, इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो समझ आ गया कि एडजेसेंट सेलेक्टर क्या काम करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर की। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर क्या होता है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर क्या है, जनरल क्या अपोजिट है किसका, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का। ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट के अंदर क्या होता था कि अगर हमने लिखा H1 प्लस P, तो सिर्फ वो वाले पैराग्राफ का कलर चेंज होगा, उसी पैराग्राफ के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो H1 के बाद डायरेक्ट लिखे गए पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल्स के लिए H1 एंड इसके बाद मैंने P टैग लगाया, और इसके बाद अगर मेरे पास और काफ़ी सारे P टैग है, तो सिर्फ इसी का कलर चेंज होगा। ओके, तो इस वाले के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो जो हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है उसका अपोजिट है। अगर हम लिखेंगे ऐसे H1 टिल्ड सैम्बल्स एंड P और कलर लिखते हैं रेड, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो मेरा कोड है कुछ ऐसे लिखा होगा H1
एंड इसके बाद एक पैराग्राफ टैग, फिर उसके बाद एक पैराग्राफ टैग एंड फिर एक और पैराग्राफ टैग। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे सारे पैराग्राफ का कलर चेंज होगा। ये जो प्रॉपर्टी मैंने दी होगी जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर, वो सब पे अप्लाई होगी जो H1 के बाद डायरेक्ट लिखे गए हैं पैराग्राफ, बट एडजस्टेंट के अंदर नहीं होगी। तो एक बारी इन दोनों का कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ H1 प्लस P है और यहाँ पर H1 टिल्ड P, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ उसका कलर चेंज होगा जो H1 के बाद डायरेक्ट P है, सिर्फ एक P है। अगर मैंने इसके ऊपर इसके पीछे काफ़ी सारे मल्टीपल P लिखे हुए हैं तो सिर्फ इन P को छोड़ के सिर्फ इनका कलर चेंज होएगा। बट इसके अंदर क्या होगा, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर क्या होगा कि H1 के बाद जितने भी मैंने P लिखे गए हैं सबका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, सबका कलर चेंज हो जाएगा, सबके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो भी H1 के ऊपर H1 के बाद लिखी होगी। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक H1 है और उसके पीछे काफी सारे 4 पैराग्राफ है। ओके, तो अब यहाँ पर अपना सिबलिंग सेलेक्टर यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 प्लस P एंड कलर रेड, फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 20 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली हम कोई भी दे सकते हैं। ओके, तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियर क्लियर हमें आउटपुट नजर आ रहा है, सिर्फ उसी का कलर चेंज हुआ है जो H1 के बाद डायरेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ है। ओके, हमने क्या पढ़ा था एडजस्टेंट सेलेक्टर के अंदर, इस जब हम प्लस का यूज करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ उसी पैराग्राफ का टैग है, उसी एलिमेंट जो भी हमने दिया होगा। अगर यहाँ पर कोई और भी टैग है, जरूरी नहीं पैराग्राफ हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी हमें एलिमेंट सिलेक्ट करना है, सिर्फ उसी का कलर चेंज होगा जो उस एलिमेंट के बाद डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है H1 प्लस P, इसका कहने का मतलब क्या है, H1 के बाद जो डायरेक्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर H1 के बाद डायरेक्ट कौन सा है, मेरा पैराग्राफ फर्स्ट, और मेरे आउटपुट के अंदर भी क्या हो गया, मेरे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। ओके, अब जो मेरा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर है उसका क्या है, अपोजिट है। वो जो हमारा एडजेसेंट सेलेक्टर है ना, उसका वो अपोजिट है। अगर मेरे को इस सारे मतलब की क्या करना है, इन सभी का कलर सेम में करना है, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, प्लस की जगह ये टिल्ड लगा देता हूँ, तो मेरे पास सारों पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ओके, और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये जो मैंने पैराग्राफ है ये जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये डिव के बाद लिख सकता हूँ। ओके, और ये कुछ पैराग्राफ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे कलर चेंज होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ देखो, अब तुम्हें एक माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी कि यहाँ पर तो हमने डिव भी लिखा है, डिव के बाद भी लिखा है, डिव के डिव लिखा है और डिव के बाद हमने पैराग्राफ लिखा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो यही पढ़ा था जो H1 के बाद यूज हो रहे हैं पैराग्राफ उन्हीं के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात समझो। जो मेरा ये डिव है ये तो एक अलग से अपना टैग हो गया है ना, इसका तो एक अलग से अपना रोल है, ये अपना अलग काम कर रहा है। ओके, H1 के बाद H1 के बाद जितने भी पैराग्राफ यू आ रहे हैं, तो फर्स्ट पैराग्राफ ये आ रहा है, ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ उसके बाद पैराग्राफ ये आ रहे हैं और उसके बाद पैराग्राफ ये आ रहे हैं, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। ओके, ब्राउजर इन इसको नहीं देखेगा, ना इस डिव को देखेगा ना इस डिव को देखेगा। ओके, सिर्फ किसको देखेगा, जो H1 के डायरेक्ट लग रहे हैं, जो H1 के बाद आ रहे हैं। ओके, तुम्हारे मन में एक ये भी बात आनी चाहिए कि इस वाले पैराग्राफ का क्यों नहीं कलर चेंज हो रहा, क्यों नहीं कलर चेंज हो रहा, ये जो मेरा पैराग्राफ है ये इस डिव के अंदर है, इसलिए नहीं इसका चेंज हो रहा है, ये H1 के बाद डायरेक्ट नहीं आ रहा है। अगर यहाँ से मैं डिव को हटा दूं, अगर मैं यहाँ से डिव को हटा दूं तो सिंपल सी है, मेरा पैराग्राफ ये वाला भी चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिव को लगाता हूँ तो ये कलर चेंज मिलेगा, समझ आ गया। और हाँ, अभी के लिए ये सारा रेड क्यों दिख रहा है मेरी H1 सॉरी एक पैराग्राफ, क्योंकि मैं किसका यूज कर रहा हूँ, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। अगर यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगा ना तो सिर्फ मेरा H1 जो मेरा पैराग्राफ 1 है ना उसी का कलर चेंज होएगा, ये देखो, तो सिर्फ इसी का कलर चेंज होएगा। ओके, तो ये होता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एंड जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। एट्रीब्यूट भी एक सेलेक्टर है। ओके, तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर सीएसएस में उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जो किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को कंटेन करते हैं, जैसे टाइप, href, टारगेट, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है।
तो इसका एक बेसिक हम सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले। इसका सिंटैक्स कैसे होता है, हम लिखते हैं एलिमेंट, एलिमेंट, ओके। फिर वहां पर जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स वो आएंगे, इनके अंदर लिखते हैं हम अपने एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ओके। सो उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद बीच में जो हमें प्रॉपर्टी देनी होती है वो लिखते हैं, ओके। तो ये इसका कुछ सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो मेरा ये है इनपुट है, ये जो इनपुट है इसको टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इनपुट आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ओके। फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो यहाँ पर मेरे को किसको टारगेट करना है, एट्रीब्यूट सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, ये टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, मतलब कि इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सेम आ गया मेरे पास। अब मैं करता हूँ प्रॉपर्टी देता हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए बैकग्राउंड कर देता हूँ लाइट येलो, ये कुछ भी दे सकते हैं, लाइट ग्रीन, एंड बॉर्डर देता हूँ इसको एक 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज, ओके। तो अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सिर्फ यूजर नेम वाला इनबॉक्स स्टाइल होगा। कौन सा बॉक्स स्टाइल होगा, यूजर वाला इनबॉक्स स्टाइल होगा। पासवर्ड और जो सबमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, तो क्या होगा, मेरे पासवर्ड वाले यूजर जो मेरा पासवर्ड वाला इनपुट है ना, उसके ऊपर ये सारी स्टाइलिंग आ जाएगी, ओके। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो क्या होगा, जो मेरा ये लॉगिन वाला बटन बनाया पड़ा मैंने यहाँ पर, तो ये सारी स्टाइलिंग उस पर चल जाएगी। देखो समझ आ गया एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या होता है, ओके। वैसे इसको हम ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, बट कुछ कुछ केसेस में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। सो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने करा क्या है, सिर्फ यहाँ पर इनपुट को सिलेक्ट करें जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद टाइप जो इसका वो दिया है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने इसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और उनके ऊपर प्रॉपर्टी दे दी, और हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इस पेज के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ओके। आई होप आपको CSS सिलेक्टर कंप्लीटली समझ आ रहा होगा, बिल्कुल इजी तरीके से हमने समझे हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।